हेलो शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका जो है साइकोलॉजी के पेपर में आता है। मतलब यूपी टेट का जो आपका बाल विकास का पोर्शन होता है वो आपका चाहे जूनियर का हो चाहे आपका जो है प्राइमरी का हो। देखिए बाल विकास क्या होता है, आपका दोनों में लगभग सेम आता है। तो ये नहीं कि आप अगर जूनियर के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। दोनों को आपको जो है सेम तरीके से पढ़ना है और लगभग क्वेश्चंस भी सेम तरीके से आते हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले मैंने जो है अपने चैनल पर जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जो आपका इतिहास है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसकी जो परिभाषाएं हैं उसमें जो महत्वपूर्ण आपके फैक्ट होते हैं उनको हमने जो है वीडियोज़ में कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप उनको जो है जा करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है जो आपकी अवस्थाएं होती हैं, जो है विकास की अवस्थाएं, वो आपका जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वहाँ से कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा वीडियोज़ में कर ली है। आप उनको भी जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो है वृद्धि और विकास, वो भी हमने डाल दिया है। फिर हमने बुद्धि का जो आपका इसके पहले का जो चैप्टर है मतलब बुद्धि की परिभाषाएं, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो अब हम सीधे बुद्धि के सिद्धांत पे आते हैं और इसके आगे मैं आपको लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो हमारा सेशन जो आपका बुद्धि के सिद्धांत का है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप जो है एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं और सिद्धांत में किसने क्या क्या दिया है इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आप जो है बुद्धि के सिद्धांत अभी चल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो है अभी गार्डनर का जो आपका बुद्धि का सिद्धांत है ये आपका सीटेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद जो है हम लोग फिर लास्ट में यहाँ पर देखते हैं आपका एक थोड़ा क्वेश्चन सेशन करेंगे। आप यहाँ पर आपका उत्तर प्रश्नोत्तर आपके यहाँ पर दिए गए लास्ट में, ये भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपना स्टार्टिंग में जो है चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करना है हमको जो है अपना। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि के सिद्धांत की, तो बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे आते हैं और इनसे कहीं ना कहीं आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको 2 से 3 आपको मिल जाते हैं, चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो चाहे आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो। तो थोड़ा हम धैर्य से सुनेंगे और आपको मैं यहाँ पर एक एक चीज़ जो है क्लियर तरीके से बताता चलूँगा। आप सेशन से जुड़े रहें, सेशन को स्किप मत करिएगा। तो हम बात लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। देखिए हुआ क्या, जब भी आपका बुद्धि का प्रत्यय आ गया उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धि की परीक्षण की यहाँ पर आवश्यकता हुई कि हम किस प्रकार से किसी की बुद्धि को आंकेंगे कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, उसका स्तर क्या है। तो वहाँ पर जो है एक प्रकार से ये कहा गया कि बुद्धि का जो स्वभाव है उस स्वभाव की अगर हम पूर्ण रूप में व्याख्या करना चाहें, मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास सिद्धांत तो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक तभी होंगे जब क्या होंगे, वैध होंगे, विश्वसनीय होंगे, मतलब लोग उस पर विश्वास करें। तो वैज्ञानिक जो सिद्धांत थे वो कुछ दिए गए यहाँ पर जो है बुद्धि के परीक्षण में, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम जो है बात करेंगे। अब देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। कैसे सिद्धांत तोड़े गए हैं? बुद्धि के कारकी सिद्धांत, मतलब यह कि एक आपका जो आधार वो क्या आपका कारक का आधार है यहाँ पर आपका, दूसरा आपका आधार है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बुद्धि के कारकी सिद्धांत की, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपके पास जो कारकी सिद्धांत है इसमें आपके कई सिद्धांत हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी या संरचना सिद्धांत, वर्ग घटक सिद्धांत, तरल व ठोस सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का व खा सिद्धांत। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे आते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुविकल्पी। तो हम करते क्या है कि इन सभी सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है और किस सन में इनका जो है उद्भव हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो भी आपके कारकी सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आपका सिद्धांत दिया गया यहाँ पर आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और यहाँ पर साइड में आपके प्रतिपादक का नाम लिखा हुआ है, मतलब प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है ये आपका कई नामों से पूछ सकता है परीक्षा में। पहला आपका है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। बुद्धि का एक सत्तात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धि को बताया गया है विनय के द्वारा, उन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है वो आपकी जो है एक प्रकार की इकाई होती है, संगठित इकाई होती है और वो सारे के सारे मानसिक कार्य वही करती,
एक ही प्रकार की बुद्धि करती है। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति किसी एक मानसिक कार्य में श्रेष्ठ है तो अन्य मानसिक कार्य भी जो है उसी बुद्धि से कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक कारक का यहाँ पर जिक्र किया है, इसीलिए हम बोलते कैसे हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बोल देते हैं। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था बिने महोदय ने, ये आपके 1911 में किए थे। ठीक है, अब जो इन्होंने अपना दिया था यहाँ पर आपका जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसके समर्थन में तो जो इनके साथ में काम कर रहे थे, इनके साथ में टर्मन महोदय काम कर रहे थे और स्टर्न महोदय, इन्होंने तो समर्थन किया इसका, लेकिन जो स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफोर्ड महोदय थे, इन्होंने जो है इनका समर्थन नहीं किया। तो ये लोग क्या हो गए आपके, ये विरोध में हो गए। ठीक है, कौन कौन था आपका, स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफोर्ड। इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक कारक नहीं होता, बुद्धि में कई अन्य कारक हो सकते हैं। एक कारक हो सकता है, शायद दो कारक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, समूह में हो सकते हैं और त्रिआयामी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कारक को यहाँ पर खारिज कर दिया। तो विरोध में स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफोर्ड थे। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका जो आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बुद्धि का जो आपका द्विकारक सिद्धांत है, इसके भी आपके नाम वैसे ही मिलेंगे। द्वितत्व सिद्धांत मिल सकता है लिखा कहीं पर, द्विखंड मिल जाता है, और इसको हम जीएस कारक बोलते हैं, जीएस कारक सिद्धांत बोलते हैं। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको घुमाने के लिए यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इन नामों में से, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें द्विकारक और त्रिकारक, ये दोनों जो है किसने दिए थे, ये दिए थे यहाँ पर आपके स्पीयरमैन महोदय ने दिए थे। ठीक है, अब द्विकारक की थोड़ा हम बात लेते हैं। तो द्विकारक में इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है उसमें आपके दो मेन कारक होते हैं। एक आपका होता है जी कारक होता है, एक आपका होता है यस कारक होता है। जी को हम बोलते हैं जनरल फैक्टर बोल देते हैं, और एस को बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं, मतलब विशिष्ट कारक। सामान्य कारक आपका जनरल हो गया और विशिष्ट आपका हो गया स्पेसिफिक वाला हो गया। ठीक है, सामान्य कारक क्या होते हैं, ये जो है सभी व्यक्तियों में होते हैं। और होता क्या है कि इसमें ये मात्रा अलग अलग हो सकती है, मतलब जो जनरल होता है वो हर व्यक्ति में होता है, बस ये कि सबकी मात्रा अलग अलग होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये आपका एक्स में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या जन्मजात होता है। जो आपका जनरल कारक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी आपका जन्मजात होता है। तो आपका जनरल कारक क्लियर हो गया, आपका यहाँ पर आपका जन्मजात होता है और सबकी मात्रा अलग अलग होती है हर व्यक्ति में। दूसरा आपका जो विशिष्ट कारक है, ये क्या होता है कि ये जो है अर्जित होता है, मतलब ये कि जब भी हम यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, कुछ सीखते हैं यहाँ पर, तो वो हम अर्जन के माध्यम से करते हैं, जो आपका विशिष्ट कारक होता है। तो ये दो फैक्टर्स की बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, कौन, स्पीयरमैन महोदय। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है अपने ही जो है इसमें थोड़ा करेक्शन किया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया यहाँ पर, जो है उन्होंने कहा कि जो है इसमें जी और एस के अलावा आपका एक और फैक्टर डाल सकते हैं इसमें जो है। तो यहाँ पर स्पीयरमैन महोदय ने अपने जो है सिद्धांत में करेक्शन किया थोड़ा सा। तो वहाँ पर तीन सिद्धांत डाल दिए, मतलब तीन कारक डाल दिए उन्होंने। कितना दिए, तीन जो सिद्धांत वो डाल दिया यहाँ पर आप कारक। पहला कौन कौन सा आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका पहला तो आपका सामान्य कारक था ही यहाँ पर आपका, दूसरा आपका विशिष्ट कारक था मतलब जनरल फैक्टर, एस फैक्टर, और यहाँ पर एक और डाल दिया यहाँ पर आपका समूह कारक। समूह कारक क्या होता है कि ये जी और एस का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें जो आपका समूह कारक है ये वाला, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रण। किसका मिश्रण बोलते हैं, जी और एस का, मतलब जो आपके सामान्य कारक होते हैं और विशिष्ट कारक होते हैं, इन दोनों का मिश्रण। तो इसे हम बोलते क्या हैं, त्रिकारक सिद्धांत बोल देते हैं। ठीक है, पहले आपका दो कारक था, दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, द्विकारक और त्रिकारक। तो इन्होंने ही अपने द्विकारक सिद्धांत में एक और कारक जोड़ दिया यहाँ पर आपका, कौन सा, समूह कारक। तो समूह कारक के आधार पर पहले इनके दो कारक थे, अब यहाँ पर हो गए तीन कारक। और जो समूह कारक होता है वो आपका, उसको बोलते क्या, हम बोलते हैं जी और एस का मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया त्रिकारक सिद्धांत या त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत। तो आपका ये तीनों आ सकता है। ठीक है, और इसके जनक कौन रहेंगे, आपके स्पीयरमैन ही रहेंगे। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जो है थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया कि जो ये बता रहे थे कि आपका जी फैक्टर है, तो इन्होंने जो है थॉर्नडाइक महोदय ने ये जी फैक्टर को नहीं माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि होती है वो तीन प्रकार से होती है। पहला आपका होता है यहाँ पर आपका अमूर्त बुद्धि होती है, दूसरा आपका होता है यहाँ पर आपका मूर्त बुद्धि है, और तीसरी आपकी होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, और ये दिया था आपका थॉर्नडाइक महोदय ने 1928 में, आपके यूएसए के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या आपका, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इन्होंने तीन बुद्धि के माध्यम से जो है बताया कि इसमें जो है जी फैक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल तीन प्रकार की बुद्धि की बात कर रहे हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के कारक होते हैं बुद्धि को बताने के लिए, बुद्धि का संप्रत्यय स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर बुद्धि का बहुकारक। तो कभी कभी आपसे पूछता कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर E.L. थॉर्नडाइक
ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर आपका बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसकी हम थोड़ा बात लेते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पर समूह कारक सिद्धांत आपका है, ये आपका जो यहाँ पर स्पीयरमैन महोदय ने बताया था कि आपके 2 कारक होते हैं, और थार्डाई ने बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुकारक होते हैं। तो दोनों के बीच की बात की किसने की, थॉर्स्टन ने की। थॉर्स्टन ने कहा कि ना तो हम जो है स्पीयरमैन की बात मानते हैं, ना तो हम यहाँ पर थार्डाई की बात मानते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपके जो है ये मध्यम मार्गी हो गए। किसके मध्यम मार्गी हो गए, स्पीयरमैन के, और किसके आपके यहाँ पर आपके जो है एल थार्डाई के। मतलब दोनों के बीच की बात इन्होंने की। इन्होंने कहा कि जो है बुद्धि में जो है समूह कारक सिद्धांत आपका होता है, इसमें आपकी जो है 9 कारकों की इन्होंने बात की थी, शारीरिक योग्यता, वाचिक योग्यता, इस प्रकार की आपकी 9 योग्यताएं थी, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद जो है जो यहाँ पर कुछ मुख्य जो इन्होंने पे बताए थे यहाँ पर मानसिक क्षमताएं 7 प्रकार की, शाब्दिक क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानीय क्षमता, इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ पर आपकी 7 क्षमताएं थी, ठीक है। तो 9 कारक दिए थे और यहाँ पर 7 आपकी क्षमताएं हैं। थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, 7 आपके क्या है यहाँ पर आप क्षमताएं हैं, ठीक है। तो 9 कारकों पे ध्यान दिया था इन्होंने और 7 क्षमताओं पे ध्यान दिया था। इसे हम बोलते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और किसने दिया था, थॉर्स्टन महोदय ने, सन आपका 1938 है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका, इसे हम बोलते क्या है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था, तब भी आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, थॉर्स्टन लगाएंगे। या फिर आपसे पूछ ले यहाँ पर आपका इंग्लिश पूछ ले पीएमए सिद्धांत क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये आपका सिद्धांत किसने दिया था, आपका थॉर्स्टन महोदय ने। मतलब ये इसकी इंग्लिश है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे पीएमए सिद्धांत क्या है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत होता है। मतलब चाहे इसको बोलो बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत बोलो, चाहे बोलो क्या बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। तो इसे और बोलते हैं क्या, क्रमिक महत्व का सिद्धांत बोलते हैं। तो दोनों नाम से आप कह सकता है कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था या फिर पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप दोनों नामों से यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। किसको, वर्ट एवं वर्णन को 1965 में दिया था। किसने दिया था, वर्ट एवं वर्णन ने 1965 में। और यहाँ पर इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है इसका क्या होता है, आपका एक क्रम होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, आपका एक क्रम होता है। और क्रम में क्या होता है यहाँ पर आपका जो है पहले आपकी सामान्य बुद्धि आती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो है सामान्य बुद्धि में योग्यताएं आती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 क्रम बताए थे। कितने बताए थे यहाँ पर आपके, 4 क्रम बताए थे स्टार्टिंग में। तो इसीलिए हम बोलते क्या है कि ये आपका क्या है, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत है। कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धि एक अनुक्रम में चलती है और वो अनुक्रम आपके जो है लगभग 4 होते हैं। इन्होंने बताया था किसने, बर्ट एवं वर्नर ने। तो आपका ऑप्शन जो है ये मिल सकता है कि बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताएंगे आप, बर्ट एवं वर्नर ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले यहाँ पर सिद्धांत पर। अगला आपका सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादक। पहला आपका यहाँ पर आपका 7वां है, यहाँ पर तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका जो है ये परीक्षा में पूछा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम बात करते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत की, तो यहाँ पर आर.वी. कैटल यानी कि रेमंड वी कैटल महोदय ने 1971 में बताया था कि जो बुद्धि होती है ये आपकी जो है उनके अनुसार आपकी 2 प्रकार से होती है। एक आपका होती है फ्लूइड, मतलब ये कि द्रव के रूप में होती है, और दूसरी आपकी होती है क्रिस्टल के फॉर्म में होती है, मतलब ये हुआ कि घनीकृत के फॉर्म में होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो ये 2 भागों में बांटा था इन्होंने, तरल एवं ठोस। इसीलिए यहाँ पर देखिए एक आपका यहाँ पर टाइप क्या आपका तरल है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। दूसरा आपका ठोस, ये क्या आपका है, क्रिस्टलाइज वाला है, ठीक है। तो 2 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, किसके अनुसार, यहाँ पर आर.वी. कैटल के अनुसार। तो इसको हम बोलते क्या है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताएंगे आप, आर.वी. कैटल या फिर रेमंड वी कैटल, ठीक है। आप या फिर सिंपली कैटल कह सकते हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप कैटल को याद रखना चाहें तो कैटल माने क्या होता है, अगर हम देखिए कैटल को आप जोड़िए किससे, केतली से, ठीक है। कैटल फॉर क्या हो, केतली। और केतली में हम क्या रखते हैं, द्रव रखते हैं, मतलब ये हुआ कि आप तरल रखते हैं। द्रव मतलब क्या होता है, तरल। तो कैटल से केतली हुआ, और केतली में रखते क्या हैं, रखते हैं तरल। तो तरल एवं ठोस बुद्धि आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। केतली, कैटल से केतली, केतली में तरल, और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, आपका आर.वी. कैटल ने, ठीक है। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं याद करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। अब देखिए इसके अन्य नाम है, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका ये परीक्षाओं में पूछा आ चुका है। कौन सा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, या फिर इसको हम बोलते हैं बुद्धि का संरचना सिद्धांत बोल सकते हैं, या फिर हम बुद्धि का इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, मतलब त्रिमी, ठीक है। 3D फिगर आपका इसका होता है। और 3D फिगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम देखें इसका बनाए तो इस प्रकार से उन्होंने बना के बताया था। 3D फिगर में जो है इस तरह से इसको सेक्शन बांटे थे, यहाँ पर आपके जो है इस तरह से करके
जो है इन्होंने 3D में बताया था पूरा जो है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या हम त्रिमी बोलते हैं, या हम बोलते हैं बौद्धिक संरचना प्रतिमान बोल देते हैं। तो ये आपके चारों नाम आपके जो है एक ही सिद्धांत के हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर सिद्धांत का नाम थोड़ा चेंज कर दिया तो ऐसा ना हो कि आप ऑप्शन से डगमगा जाएं, तो आपको डगमगाना नहीं है। तो इसकी जो है यहाँ पर प्रतिपादक आपके थे गिलफोर्ड महोदय, इनका पूरा नाम है डॉक्टर JP गिलफोर्ड 1966 में, और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर आप जो है इन्होंने ये सिद्धांत आपका जो है प्रतिपादन किया था, वहीं पर ये कार्यरत थे। ठीक है, अब इन्होंने जो मुख्य बातें बताई थोड़ा उस पर हम ध्यान देंगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की विभिन्न क्रियाएं कितने प्रकार से थी, तो वहाँ पर आप बताएंगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? पहला उन्होंने बांटा यहाँ पर विषय वस्तु, और विषय वस्तु में उन्होंने 4 भाग किए, आकृति, संकेत और शाब्दिक व्यवहारिक। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बांटा संक्रिया के आधार पर। संक्रिया में क्या होता है? संज्ञान है, स्मृति है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है और मूल्यांकन है। तीसरा आपका यहाँ पे उत्पाद, मतलब उत्पादन की बात की। उत्पादन में क्या है? इकाई के रूप में, वर्ग के रूप में, संबंध है, प्रणाली, रूप, परिवर्तन और प्रयोग। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, अब अगर इनको हम सभी को मिला दें तो कितनी प्रकार की मानसिक योग्यताएं बनेंगी, तो आपसे पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि गिलफोर्ड के अनुसार कुल कितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। तो आप यहाँ पर पहले यहाँ पर आपकी 4 थी, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर गुणे, संक्रिया में आपकी 5 हैं और उत्पाद में आपके यहाँ पर 6 हैं। आप गुणा करिए, 4 पंचे 20 और 20 संग यहाँ पर 20 संग 120 हो जाएगा आपका, 2 छंग 12, तो 120 टोटल आपके यहाँ पर मानसिक योग्यताएं आपकी बनेंगी। ठीक है, तो ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि गिलफोर्ड महोदय ने कितने प्रकार की यहाँ पर बुद्धि की क्रियाएं बांटी हैं। 3 प्रकार की, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, विषय वस्तु में कितने आपके यहाँ पर बिंदु हैं? 4 आपके हैं, संक्रिया में आपके 5 बिंदु हैं, उत्पाद में आपके 6 हैं। ठीक है, तो 4, 5, 6 और सबका गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 120 प्रकार की यहाँ पर मानसिक योग्यताएं आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बुद्धि का सिद्धांत, फिर आपको यहाँ पर वही है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। मतलब देखिए यहाँ पर आपका सैंपल की बात करते हैं। सैंपल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सैंपल, बोल देते हैं सिंपली ऐसे सैंपल। इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या हम बोलते हैं? प्रतिदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बोल देते हैं सैंपल को। तो चाहे आप बोलें सैंपल सिद्धांत बोल देते हैं इसको, सैम्पलिंग थ्योरी या इंटेलिजेंस बोलें, चाहे आप बोलें नमूना सिद्धांत बोल दें। सैंपल क्या होता है? नमूना होता है। ठीक, जैसे आपके वहाँ कोई धान खरीदने गेहूँ आता है तो आप क्या होता है? पहले सैंपल देखता है कि गेहूँ का सैंपल क्या है, नमूना ले लेता है। ठीक है, इसी को हम बोलते क्या हैं? प्रतिदर्श सिद्धांत बोल देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बुद्धि का नमूना सिद्धांत या ये सिद्धांत किसने दिया तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर? थॉमसन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ऐसे सिद्धांतों को आपको ध्यान देना है, ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला इसी में आपका यहाँ पर है बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका यहाँ पर थॉमसन का सिद्धांत है पहला वाला, यहाँ पर बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, थोड़ा इसको समझते हैं। उन्होंने ये बताया कि बुद्धि क्या होती है, प्रकार से जो होता है मतलब जो है तमाम प्रकार की आपके पास दिमाग में क्या प्रकार की जानकारियाँ हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई समस्या होती है तो हम उसी में से निकाल के देते हैं। ठीक है, सैंपल ले लेते हैं, उसी में से एक अनेक प्रकार की जो है आपके दिमाग में जो बुद्धियाँ होती हैं उसमें से हम निकाल लेते हैं आवश्यकता अनुसार समस्या समाधान करने में। ठीक है, तो ये आपका सैंपलिंग थ्योरी है कि उसमें से हम सैंपल ले लिए, अनेक प्रकार की जो हमारी जानकारियाँ थी। अब जो बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 3-4 टाइप बता दिए। पहला बताया कि जो आपके विज्ञान के समूह में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें विज्ञान की बात करें इसके इनके सिद्धांत में, तो विज्ञान में कौन कौन सी आपकी विषय आती हैं? भौतिक विज्ञान हो गया आपका, जैव विज्ञान हो गया आपका, रसायन विज्ञान हो गया। ठीक है, तो वो योग्यता अलग हो गई, मतलब विज्ञान संबंधी हो गई। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर आप बात करें यहाँ पर साहित्य की बात करें, ठीक है, विज्ञान हो गया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर आपका साहित्य हो गया। साहित्य तो पहला विज्ञान बताया, दूसरा क्या होगा? साहित्य। साहित्य में क्या क्या आता है? कविता, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, इस प्रकार से आपका आता है। तीसरा जो बताया उन्होंने वो बताया कि कला जो कलात्मक होते हैं, मतलब से नृत्य हो गया, संगीत हो गया, गायन वादन, तो इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार से डिफाइन कर दिया। और भी इसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 3 उन्होंने बताए थे। कल किसने? थॉमसन ने। तो अगर पूछे कि बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत या बुद्धि का संघात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? थॉमसन। तो ये दोनों सिद्धांत उनके हैं। ठीक है, और मैंने दोनों को डिफाइन कर दी कैसे कैसे क्या है। ठीक है, इसमें तो आगे हम बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, किसके? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसमें उन्होंने लगभग 8 या 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं और वहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि में आता है। ठीक है, तो अभी उसको मैं आगे यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो जब भी हम बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत या
अगर हम कहें कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? आपका हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में, ठीक है। और अगर हम बात लें इसमें इसके आगे थोड़ा यहाँ पर जो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका यहाँ पर बुद्धि का व खा सिद्धांत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको मिलेगा हैव लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा हैव, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो भी आपको मिल जाए हैव आपको ध्यान देना है, ठीक है। बुद्धि का व खा सिद्धांत, ठीक है। आगे हम देखते हैं बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, ये आपका दिया था जीन पियाजे महोदय। तो जीन पियाजे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आपको जो आपकी यहाँ पर अवस्थाएं होती हैं, संज्ञात्मक अवस्थाएं, संवेदी, गामक, संवेदी पे जो है पुसंक्रियात्मक, मुँह संक्रियात्मक और अनौपचारिक संक्रिया का, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत, ये आपका दिया था जॉनसन महोदय ने। तो आप जो है यहाँ पर जॉनसन के साथ जा सकते हैं। देखिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे जब भी आपके ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं इनसे भी ऑप्शन लाने का प्रयास करूँगा कि जो है आपका जो चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं, तो वीडियोस देने का प्रयास ये रहता कि कुछ लोग कमेंट किए थे कि यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से आप थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो मैं उसी का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज जो यहाँ पर आपको जो है वीडियोज़ उपलब्ध कराता रहूँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो है अब हम यहाँ पर जो आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये आपका जो गार्डनर की थियोरी होती है, गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको हम सीटेट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि सीटेट में इसके क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लेंगे। टेट में भी संभावना है, क्योंकि आपका यहाँ पर नया आयोग है तो क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपका बुद्धि के टॉपिक से आपका रिलेटेड है, तो ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी हमें कभी चोट लग जाए, ठीक है, तो चोट में क्या होता है कि हमारा कभी कभी दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, कुछ तो काम करता है। और जब भी चोट लगती तो होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो कुछ जो है अंश हमारा दिमाग का काम करता है और कुछ हमारा काम नहीं करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि एक ही मतलब मस्तिष्क आपका वही है, लेकिन होता क्या है कुछ भाग हमारा काम कर रहा है, कुछ हमारा भाग नहीं काम कर रहा, तो ये बताता है कि बुद्धि के जो है यहाँ पर आपके कई भाग हैं। मतलब अगर एक भाग होता तो वहाँ पर सिंपली अगर हमको चोट लगती तो या तो हमारा दिमाग काम करता है या तो दिमाग नहीं काम करता, 2 बातें होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ हिस्सा हमारा काम करता है दिमाग का, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा काम नहीं करता है। तो उसके आधार पर यह तर्क निकाला जाता है कि बुद्धि के कई भाग हैं। क्या हैं? बुद्धि के कई भाग हैं। तो ये हम कह सकते हैं इस तर्क के आधार पर, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अलग अलग व्यक्ति अगर होंगे तो उनमें क्या होता है, अलग अलग मानसिक क्षमताएँ होती हैं। मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति की कार्यकुशलता, कार्य करने का तरीका जो है और सोचने की जो क्षमता होती है, निर्णय क्षमता होती है, वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में मान लें, यहाँ पर जो आपके महान गणितज्ञ आपके यहाँ पर रामानुजन जी हुए हैं, ठीक है। वो क्या था कि गणित में उनकी जो है प्रतिभा कैसी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। सोचते थे, आप वीडियो देखते होंगे, आपके जो है यूट्यूब पे आते होंगे कि उनकी जो है क्षमता जो थी, थिंकिंग पावर थी, तो उनकी अलग थी जो है नंबर्स में, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलते थे वो जो है। लेकिन इंटर में क्या हुआ कि उनमें जो है अन्य विषयों में फेल हो गए, मैथ के अलावा। तो अलग अलग जो है विषय पर भी जो है व्यक्ति की जो है यहाँ पर जो है क्षमता अलग अलग हो जाती है। कोई आपका मैथ में अच्छा होता है, कोई आपका हिंदी में अच्छा होता है। इसी प्रकार से आपके जो है जो भी आपकी स्ट्रीम्स डिवाइड हैं, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, इसीलिए बांटा गया है कि बुद्धि के आपके कई भाग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल में दिया यहाँ पर आपका रामानुजन के मामले में। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका, और इनकी एक पुस्तक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक है। क्या नाम इसका है? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये जिनकी जो पुस्तक है उसका आपका नाम है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर आपका जो है। इसके बाद आगे आपको अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर आपका जो है अगर हम बात लेते हैं बुद्धि के कारक की, तो बुद्धि जो होती है वो टोटली केवल डिपेंड जो आपके जेनेटिक होते हैं कारण, उससे आपकी जो है प्रभावित नहीं होती। केवल उसमें क्या होता है कि आपका जो सामाजिक होता है, भौतिक वातावरण जो होता है, और जो प्रशिक्षण जो मिलता है, मतलब जो शिक्षण प्रशिक्षण होता है बच्चे का या हमारा, तो वो भी क्या होती है, प्रभावित करती है। हाँ, होती है आपकी जन्मजात, मैंने बताया कि आपका जी फैक्टर होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि पूर्णतः अगर माने कि केवल आपका जेनेटिक पर डिपेंड होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। बुद्धि जो है हम लोग अर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पर पूर्णतः आनुवांशिक नहीं है, सामाजिक और भौतिक परिवेश भी इसको जो है प्रभावित करता है। अब यहाँ पर जो है गार्डनर महोदय ने जो है बुद्धि 9 प्रकार बताए हैं, और 9 प्रकार आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम इन 9 प्रकारों पर चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर आपका होता है भाषाई बुद्धि। जो आपकी भाषाई बुद्धि होती है
ठीक है। उसमें क्या होता है कि लोग जो है बोलने में उनके पास शब्द भंडार बढ़िया होता है, जैसे नेता होते देखो कितना अच्छा बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आपकी तार्किक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है। तीसरा आपका अंतर्वैयक्तिक है, मतलब जो है दो व्यक्तियों में आपस में ज्ञानों का जो है चीज़ों का आदान प्रदान। अगला अंतर्वैयक्तिक मतलब स्वयं की बात कर रहा है। प्रकृतिवादी बुद्धि, दृष्टिमूलक स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, थोड़ा संगीतात्मक होना चाहिए, संगीतात्मक, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, संगीतात्मक ये आपका होगा संगीतात्मक बुद्धि। और यहाँ पर आपका है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये बुद्धि के आपके 9 प्रकार हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 जो है समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे क्या भाषाई बुद्धि होती है, कैसे क्या तार्किक बुद्धि होती है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भाषाई बुद्धि। देखिए ये इससे आपके ऑप्शन बनते हैं सीटेट में या टेट में। तो इनको जब हम समझ लेंगे तो वहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे, तो जैसे आपसे पूछा कि लेखक किस बुद्धि में आता है, ठीक है, इस प्रकार से। या अगर आप कोई पूछे कि जो कोई दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी है वो किस जो है आपका बुद्धि में आएगा, इस तरह से। तो हमें जब सब पूरा क्लियर कर लेंगे तभी हम यहाँ पर ऑप्शंस को आसानी से कर पाएंगे। तो भाषाई की बुद्धि बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपका भाषाई बुद्धि की बात कर रहे हैं। व्यक्ति अपने विचार, मतलब ये कि जब भाषाई बुद्धि की बात करेंगे तो व्यक्ति जो है अपने विचार स्पष्ट करने में बढ़िया जो है अच्छे से कर लेगा। भाषा की वाक्पटुता से करेगा, ठीक है, जो भी विचार करेगा उसमें क्या होगी, भाषा की वाक्पटुता होगी, अच्छे शब्दों का चयन करेगा और जो उसकी भाषा होगी वो क्या होगी, परिमार्जित और सुसंस्कृत होगी। अधिक बोध क्षमता, चीज़ों को समझने की अधिक क्षमता होगी, मतलब एक बार पढ़ लिया तो पूरा जो है वो एक प्रकार से समराइज कर लेगा। शब्दावली पर अधिकार होता है, ठीक है, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि शब्दावली पे बढ़िया कमांड होती है। तो इसमें कौन कौन आता है, तो पेपर में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि अच्छा शिक्षक किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब इसमें से 9 बुद्धि है तो 9 में से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। फिर वहाँ से आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन विकल्प सही है या किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो फिर आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर समस्या होगी। इसमें कौन कौन आते हैं, अच्छे शिक्षक आते हैं, अधिवक्ता आते हैं। देखिए वकील जो होते हैं कितना बढ़िया बहस करते हैं जज के सामने। अच्छे शिक्षक भी कितने अच्छे वक्ता होते हैं। लेखक, और जो लेखक लिखते हैं वो भी अच्छे वक्ता होते हैं। वक्ता हो गए। और नेता, ठीक है, नेता तो कभी नहीं चूकेंगे, ठीक है, भाषाई बुद्धि में सबसे आगे रहते हैं, ठीक है, झूठे वादे करने के लिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आपका भाषाई बुद्धि। हम ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछता कि लेखक किस बुद्धि में आता है तो भाषाई बुद्धि में आता है, अधिवक्ता किस बुद्धि में आता है, भाषाई बुद्धि में आता है, वक्ता किस बुद्धि में आता है, भाषाई बुद्धि में आता है। तो आपसे ऑप्शन ऐसे बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके हम तार्किक या गणितीय बुद्धि, ठीक है। ये तो आपको स्पष्ट यहाँ पर आपका कि जो आपकी गणितीय सोच होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, जो आपकी गणितीय संक्रियाएं होती हैं जोड़ने घटाने की, तो ये संख्या पैटर्न है, अंकीय क्षमता है, अंक श्रेणियाँ हैं, समस्याओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण। देखिए होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपका मैथ्स में बढ़िया है तो उसकी अन्य सब्जेक्ट क्या होती हैं, वो बढ़िया होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ्स के बच्चे ऑलराउंडर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि हर चीज़ को एक तर्क के तरीके देखते हैं यहाँ पर, मतलब चीज़ों को जो है एनालिसिस के माध्यम से, तर्क के माध्यम से देखते हैं। तो उनमें होता क्या है, इसकी साइंटिफिक जो उनकी जो अप्रोच होती है वो बढ़ जाती है, हर चीज़ को साइंटिफिकली देखते हैं। तो ये आपका होता है किसमें, तार्किक व गणितीय बुद्धि में। तो ये आपसे ऑप्शन बन सकता है, इसमें क्या क्या होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि अगर कोई व्यक्ति जो है गणितीय संक्रियाओं को हल कर रहा है तो आप किस बुद्धि के अंतर उसको रखेंगे, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दे 4-5 वहाँ पर, तो आप क्या जाएंगे, तार्किक व गणितीय बुद्धि, ठीक है। आगे थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पर आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये आपका टेट और सीटेट दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है बहुत ही। देखिए होता क्या है कि अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर कब होगा, जब हमारे पास 2 लोग होंगे, ठीक है, तभी आपका अंतर होगा, ये तभी तो अंतर होगा, डिफरेंस यहाँ पर। तो जब भी हम 2 लोगों की बात करेंगे तो होता क्या है कि अन्य लोगों के भाव, जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है उसके भाव क्या हैं, उसके संवेग क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और प्रेरणा को समझने में सहायता और समर्थ, ठीक है। और एक दूसरे से क्या होता है, प्रभावशाली अंतःक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, अंतर्वैयक्तिक। ध्यान रखना 2 वर्ड है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। जो अंतर्वैयक्तिक है वो 2 व्यक्तियों की बात की, बीच की बात, 2 या 2 से अधिक की बात की जा रही है, लेकिन जो अंतः होता है वो क्या होता है, स्वयं की बात करते हैं, तो इसके आगे वो भी आएगा। तो ये अगर आपसे मिलता है कि अगर कोई जो है ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे से प्रभावशाली अंतःक्रिया कर रहे हैं तो आप उसे किस बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे, अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक। तो आप क्या बताएंगे, अंतर्वैयक्तिक, मतलब 2 या 2 से अधिक आपका जो है यहाँ पर लोग हो सकते हैं, उसके बीच के वार्तालाप, उनके बीच की भावनाएं।
आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला जो आपका टॉपिक है अंतःवैयक्तिक। मैंने बात की थी अंतःवैयक्तिक क्या होता है कि इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब स्वयं की बात करता है। जो भी बच्चा बात करेगा स्वयं की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए व्यक्ति का अपने भाव संवेगों का नियंत्रण और निर्देशन, मतलब यह कि जो व्यक्ति के अपने भाव होते हैं, निजी जो विचार होते हैं, जो निजी संवेग होते हैं, जो निजी आपका डायरेक्शन होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ऐसे उसमें व्यक्ति आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अपने अनुसार कार्य करना, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अनुसार कार्य करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। ऐसे लोग जो है किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं और स्वाध्याय करते हैं। और ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है और आपसे पूछे कि वो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, या अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो वह किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, या कोई व्यक्ति अपनी पहचान केवल अपने बारे में बात कर रहा है वो किस बुद्धि में आएगा, तो आप क्या बताएंगे अंतर्व्यक्ति बुद्धि में आएगा। तो हमको सबके सब पॉइंट यहाँ पर समझ लेने हैं। लक्ष्य निर्धारण, मतलब जो भी आपके ऐसे बालक होते हैं या ऐसे लोग होते हैं वो क्या होते हैं अपना एक टारगेट रखते हैं, और हो सकता है किसी को ना बताएं अपना टारगेट क्या उनका है, तो टारगेट को छुपा लेते हैं, ठीक है। अपनी पहचान, निजी भावनाएं, अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं, अपनी कमियां स्वयं ढूंढते हैं, उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं, खुद के बारे में जानकारी ज़्यादा रखते हैं। और आंतरिक अप्रेरणा होती है। यहाँ पर कैसी होती है प्रेरणा? आंतरिक अप्रेरणा होती है। और वहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? वाह्य प्रेरणा कह सकते हैं। जो बच्चा या जो भी व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड है उसका देखिए आपका जो आउटपुट होता है वो अच्छा रहता है। और जो वाय जो बाहर से थोपी आती है, जैसे आप आज नहीं पढ़ रहे हैं, हमने कहा आज पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है, टेट का पेपर आने वाला है, तो ये क्या है? एक प्रकार की वाय प्रेरणा है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हम स्वाध्याय करके पढ़ लेंगे, तो वो क्या आपका है? जो आपका है आंतरिक अप्रेरणा है, ठीक है। तो अप्रेरणा क्या आपके दो प्रकार होते हैं, इस प्रकार से जो है। आगे थोड़ा हम बात लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि प्रकृतिवादी बुद्धि, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि प्रकृतिवादी बुद्धि होती क्या है। प्रकृतिवादी बुद्धि जो होती है, ये जो प्रकृति में पैटर्न पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें घटित होती हैं प्रकृति में, नेचर में, उनका जो है बारीकी से अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। और इसमें होता क्या कि जो भी प्रकृति में छिपे जो रहस्य होते हैं, छिपा रहस्य क्या? रहस्य ही छिपा होता है, ठीक है। ये दोनों विरोधाभासी वर्ड हो गए। जो रहस्य होते हैं उनको उजागर करते हैं, मतलब यह कि जितने भी रिसर्च होते हैं, तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हालांकि चीज़ें सबके सामने रहती हैं, लेकिन जो गूढ़ चीज़ें होती हैं साइंटिस्ट लोग वो क्या करते हैं कि जनता के सामने लाते हैं, हम लोगों के सामने लाते हैं। उसे हम बोलते क्या हैं? रहस्यों को उजागर करना। जितने भी आपके, चाहे आपके कृषि वैज्ञानिक हों, चाहे आपके जैव वैज्ञानिक हों, चाहे आपके भौतिकी वैज्ञानिक हों, तो इस प्रकार से जो है हमको किस में रखेंगे? प्रकृतिवादी बुद्धि में रखेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि जैव वैज्ञानिक किस बुद्धि में आएगा, तो आप फिर वहाँ फंस जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस में आता है, आपका प्रकृतिवादी बुद्धि में आता है। क्योंकि प्रकृतिवादी क्या है? क्योंकि जो नेचर में घटनाएं घटित हो रही हैं उन पे समीक्षा करना, उन पे चर्चा करना, उन पे निष्कर्ष देना, उन पे जो है जो भी रहस्य छिपे उनको उजागर करना, वो उसमें आपका आता है। तो अगर आपका कृषि से आपका रिलेटेड है तो वो क्या बनेगा? आपका सफल किसान बन जाएगा। अगर जीव विज्ञान से वो रिसर्च कर रहा है या रहस्य उजागर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव वैज्ञानिक बोल देंगे। और अगर आपका वनस्पति विज्ञान का है तो उसे हम वनस्पति वैज्ञानिक बोल देंगे। अगर आपका रसायन विज्ञान से तो रसायन वैज्ञानिक बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं उसको जो है। तो ये नहीं कि हमने 3 ही ऑप्शन दिए तो आपका 3 ही हो जाएगा, ठीक है। जो नेचर में घटित हो रहा है कि उसको देख पा रहा है कोई, यहाँ पर उजागर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी बुद्धि को प्रकृतिवादी बुद्धि बोल देते हैं उसको जो है। आगे यहाँ पर आपका दृष्टिमूलक की स्थानिक बुद्धि, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें जैसे हम लोग क्या होता है कभी घूमने जाते हैं, कहीं हिमाचल गए, कहीं राजस्थान गए, कहीं बालाजी गए, कहीं तमिलनाडु गए, कहीं रामेश्वरम गए, तो होता क्या है कि अगर हम कोई चित्र देखते हैं हमारे सामने, चाहे टेलीविज़न में देख लें, चाहे हमारे सामने कोई जो है उसका चित्र आ जाए, कहीं हम टहलने गए हों, तो हम उसको जोड़ते हैं कि ये वाला चित्र जो है यहाँ पे दायां मोड़ है, वहाँ पे बायां मोड़ है, ये उस नदी किनारे है, ये शहर से 5 किलोमीटर दूर है, ये वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। एक प्रकार से क्या होता है? हमारा मैपिंग हो जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या? स्थानिक बुद्धि बोलते हैं या दृष्टिमूलक बोलते हैं। मतलब हमने दृष्टि से देखा और हमारे दिमाग में, जहन में वो चीज़ें आराम से बैठ गई कि कभी भी भविष्य में अगर हम उनको देखते हैं तो उनमें हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो पूर्व में जो चीज़ें हमने देखी हैं उसमें क्या होता है कि एक पुनर्संबंध हम बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं दृष्टिमूलक या स्थानिक बुद्धि। और इसमें क्या होता है कि इसमें कल्पना शक्ति का जो है बहुत ही ज़्यादा पुट होता है। और जो स्थानीय चित्र होते हैं उसमें मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है? कोरिलेशन होता है, हम संबंध स्थापित कर लेंगे। जो भी हमने चित्र देखे हैं, जैसे अगर हम कहीं लाल किले का चित्र देख लें तो लाल किले में अगर हम फोटो देखें तो हम देखते हैं कि लाल किले का दरवाज़ा इधर होगा, या लाल किले के बाद इधर क्या है, उधर क्या है, उस तरह से जो है हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? स्थानों के रास्ते बहुत याद रखते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं, अगर स्थानिक वाला कोई व्यक्ति है तो वो रास्ता कभी भूलेगा नहीं। जिस रास्ते से एक बार जाएगा वो कहीं ना कहीं अगर रास्ता भूल भी गया
तो उसके दिमाग में आता आइडिया कि हो सकता है कि रास्ता ये गलत हो, क्योंकि ये ऐसे आकार, जैसे अभी गए तो आप देखेंगे कि बाएं साइड में मंदिर है, या आगे जो है कुआं है, या आगे जो है सकरी नली गली है, या आगे बोर्ड लगा हुआ है, या वहाँ पर किलोमीटर का स्तंभ लगा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, स्थान हम यहाँ पर कैच कर लेते हैं, और जब हमें स्थान नहीं मिलेगा तो हम सोचते हैं कि नहीं, रास्ता हमारा गलत हो गया है। ठीक है। और वस्तुतः मशीनों की संरचना की समझ, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव में क्या होता है, बहुत लोग वो तो है ना कि वो इंजन बनाए हैं, लेकिन होता क्या कि उनको इंजन के हर एक पुर्जे की जानकारी होती है, या साइकिल जो बना रहा है साइकिल के पुर्जे की जानकारी होती है, जो चार पहिया की कर रहा है फिटिंग कर रहा है उसको देखो पूरी जानकारी होती है। तो कहना क्या होता है कि मशीनों की संरचना, कौन सा बोल्ट कहाँ लगना है, फिल्टर कहाँ लगाना है, ठीक है, ये उसको जो है जानकारी होती है। इसे बोलते हैं क्या है, वस्तुओं या मशीनों की समझ। तो ऑप्शन कैसे बनेगा आपसे, ऐसे बनेगा कि यदि कोई व्यक्ति कहीं गया और वो बाकायदा उसका वर्णन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो उसे हम किस बुद्धि में रखेंगे, तो आप क्या बताएंगे, दृष्टिमूलक या स्थानिक बुद्धि में रखेंगे। और यांत्रिक कौशल भी होता है कि मतलब मैंने बताया कि कौन सा रेंच कहाँ लगाना है, कौन सा बोल्ट किस नंबर का है, इस प्रकार से या मशीनों की जो समझ होती है वो उसको हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक तो आप जानते हैं, सीधे संगीत से आप जोड़िए यहाँ पर, संगीत से, और उसमें गति, तुक, लय, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, ये सब आपका आता है, तारत तो पिच वगैरह जो है इसमें आता है संगीतात्मक बुद्धि में, तो इसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि। शारीरिक गतिबोधक बुद्धि ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम जो शारीरिक क्रिया करते हैं रेगुलर, और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो हम यहाँ पर जो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे आपका जो है सांकेतिक भाषा के माध्यम से हो, खेलना है, कूदना है, नृत्य करना है, अन्य शारीरिक कर्तव्य, सर्कस होता है, कलाकार जो होते हैं, जो आपके नट लोग आते नहीं सर्कस करते हैं गाँव में, तो उनको किस में रखेंगे यहाँ पर हम, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि। मतलब ये कि हम सीधे मोटर बोल सकते हैं, जो मोटर इसके हिसाब की होती हैं उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझते रहिए। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका जो है, ये आपका नया आपका ऐड हुआ है सन 2000 में। इसके पहले आपकी केवल यहाँ पर 8 ही प्रकार बताए थे यहाँ पर आपके गार्डनर महोदय ने, लेकिन जो आपका 9वां है ये आपका सन 2000 में ऐड हो गया है। और ऐड कैसे हुआ है, ये जो मानव संसार के आपके जो रहस्य होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, एग्जिस्टेंस वाली जो है बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि बोल देते हैं। ठीक है। ये जो जैसे आपका होता है आत्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं कि एक ही, इसके बारे में जानकारी, जीवन मरण क्या है, उसके जो जीवन और मरण में क्या क्या जो है प्रक्रियाएं होती हैं, सुख दुख को कैसे हम डिफाइन करें, सुख कब मिलेगा, दुख कब मिलेगा, उसके बारे में दार्शनिक विचार, दर्शन शास्त्र जो होते हैं, दर्शन शास्त्री, वो सब इसी में आते हैं। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि आत्मा परमात्मा पर अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो वो किस बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, अस्तित्ववादी बुद्धि में आ रहा है। ठीक है। जीवन मरण का कोई उस पर चर्चा कर रहा है तो वो किस बुद्धि में आपका आता है, अस्तित्ववादी बुद्धि में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिलॉसफी में बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है। ज्ञान क्या है, ज्ञान, रस मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इस प्रकार से जो आपका होता है दर्शन शास्त्र जो आपके विषय होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जो आपके जैसे सत्संग होते हैं, जो आपके यहाँ पर तमाम प्रकार के साधु होते हैं, देखिए कैसे बातें करते हैं इस तरह से जो है, तो वो क्या होता है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि वाले होते हैं। तो ये आपका जो है एक जनरल आपका यहाँ पर मैंने आइडिया दिया। गार्डनर थ्योरी जो आपका था यहाँ पर आपका जो है 8-9 प्रकार की जो बुद्धि बताई थी उस पर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब हमारा सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं बहुविकल्पी वाले, उनको हम साथ साथ में कर लेते हैं। इससे आपने जो सीखा है वो जो है यहाँ पर आप आसानी से कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, बहुत ही आपकी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था, तो मैंने कहा था कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है या अधिगम की योग्यता है। सीखने को कभी कभी आपको यहाँ पर अधिगम दे सकता है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अधिगम माने ही क्या होता है, आपका सीखना होता है। अधिगम माने ही क्या होता है, सीखना होता है। और ये परिभाषा किसने दी थी यहाँ पर आपका जो है, किसने दी थी यहाँ पर आपका, बकिंघम महोदय ने। किसने दी थी यहाँ पर, बकिंघम महोदय ने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ लेते हैं यहाँ पर आपका बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जन्मजात शक्ति, अर्जित शक्ति, मूढ़ चिंतन, बाल्यावस्था में पूर्ण विकास। देखिए यहाँ पर विशेषताएं लगभग सभी हैं, बुद्धि की विशेषताएं लगभग यहाँ पर सभी हैं। जो आपकी बुद्धि होती है आपकी अर्जित भी होती है, मूढ़ चिंतन भी होता है, इसमें आपका बाल्यावस्था में पूर्ण विकास हो भी जाता है। 16 वर्ष तक की आयु जो है यहाँ पर अगर हम मान लें 16 वर्ष तक की आयु तक जो होते हैं बालक का ये विकास आपका जो है मानसिक हो जाता है, ये ऐसा माना जाता है। ये स्टर्न महोदय ने अपने जो जब भी वो क्लासीफाई किए थे आपका जो है बुद्धिलब्धि के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने माना था कि 16 वर्ष जो है इसको हम बेस मान लेते हैं, बेस मतलब आधार आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है, तो हमने बताया था कि जो आपका जनरल जो आपका फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपका जन्मजात होता है।
तो बुद्धि जो आपकी होती है आपकी जन्मजात शक्ति होती है, ठीक है। पहले से ही आपका यहाँ पर जन्म से आपकी यहाँ पर आपकी जो अनुवांशिक होते हैं, जैसे हमने कहा था कि कुछ क्या होते हैं आपके अनुवांशिक लक्षण होते हैं बालकों में, वो बुद्धि का जो प्रत्यय होता है वो भी आपका अनुवांशिक होता है। तो हम जन्मजात शक्ति को इसमें हम मानते हैं। आपकी विशेषता कैसी आपकी प्रमुख है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आपका बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक है। अभी हमने बात की थी कि अगर हम एक कारक की सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका बिने और टर्मन, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका बिने और टर्मन ही आपके मिल रहे हैं, बाकी स्पेयरमैन आपके द्विकारक त्रिकारक के हैं, थॉर्नडाइक आपके बहुकारक के हैं, थर्स्टन आपके समूह कारक के हैं। तो यहाँ पर हम बिने और टर्मन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। इसको हम बोलते क्या हैं, एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत, इसका नाम बताया था मैंने, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार की बुद्धि की बात की थी। इसको हम बोलते क्या हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत बोल देते हैं। किसको, एक कारक सिद्धांत को, किसके, बिने के। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के समर्थक क्या हैं, कौन है, तो मैंने बताया कि चाहे आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हो, चाहे आपका बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत हो, मैंने बताया था कि द्विकारक में आपके 2 फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी और एस फैक्टर। और इसमें क्या होता है, जी एस फैक्टर के साथ साथ यहाँ पर समूह कारक होता है, और समूह कारक में क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आप स्पीयरमैन के साथ जाएंगे। किसने दिया था, आपका स्पीयरमैन महोदय ने। आगे हम बढ़ लेते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो मैंने बताया था कि बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक वो आपके जो है थॉर्नडाइक महोदय हैं। और थॉर्नडाइक ने कहा था कि कोई जी फैक्टर वेक्टर नहीं होता है इसमें जो है। आगे हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं, ठीक है, मतलब जो वुडवर्थ महोदय हैं उन्होंने कितने तत्व बताए हैं। तो यहाँ पर जो वुडवर्थ महोदय ने बुद्धि के जो है 4 तत्व बताए। कितने बताए, यहाँ पर आपके 4 तत्व बताए, ध्यान रखेंगे आप। वुडवर्थ महोदय ने बुद्धि में कितने तत्व बताए हैं, यहाँ पर आपका 4 बताए हैं उनके अनुसार। आगे हम थोड़ा और बढ़े थे अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, आपका जो है टेट में कई बार पूछा गया है और सुपर टेट में भी आपका आ चुका है यहाँ पर आपका, ठीक है। और इसके बाद आपका सी टेट में भी आपका पूछ सकता है। तो ये तीनों परीक्षाओं के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आगामी भर्ती हो सकती है। जर्मनी के लिप्जिंग नगर में उंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाला स्थापित की। अब यहाँ पर सन आपसे पूछा गया किस सन में की थी, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम मनोविज्ञान शाला, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रथम मनोविज्ञान शाला की बात कर रहे हैं। प्रथम मनोविज्ञान शाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, जर्मनी में। और अगर पूछे कि किस नगर में या किस शहर में, तो क्या बताएंगे आप, लिप्जिंग शहर बताएंगे। और कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आपका 1879 बताएंगे, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, समझ लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखिए होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पर बुद्धि की बात कर लेते हैं तो बुद्धि के आपके जो यहाँ पर अगर हम प्रकार बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात कर लें, जो बुद्धि परीक्षण हम करते हैं, कौन सी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि परीक्षण के आपके प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि प्रशासन की दृष्टि से आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सामूहिक और व्यक्तिगत होता है। दूसरा आपका होता है प्रेजेंटेशन के स्तर पर, मतलब प्रस्तुतिकरण के आधार पर, तो वहाँ आपके 2 होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि सामूहिक बुद्धि की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रशासन की दृष्टि से आपका जो दूसरा स्टेप है व्यक्तिगत और सामूहिक का, तो यहाँ पर सामूहिक की बात की गई है। और सामूहिक जो आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था अमेरिका में। और अमेरिका में जब भी आपका यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर जो है इसका आपका प्रयोग किया गया था, किसका, सामूहिक का। और वहाँ पर आपके 2 टेस्ट हुए थे, कौन सा, आपका आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा आपका तो आपका सामूहिक तो था, लेकिन आपका कैसा था, आपका शाब्दिक था, मतलब वो शाब्दिक सामूहिक था। कौन सा, आर्मी अल्फा हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आर्मी अल्फा की बात कर रहे हैं। ये आपका था शाब्दिक सामूहिक था। लेकिन अगर हम बात कर लें आर्मी बीटा की बात कर लें, यहाँ पर आपका किसकी बात कर लें, आर्मी बीटा, तो ये आपका था अशाब्दिक सामूहिक था, ठीक है। दोनों आपके सामूहिक तो हैं, लेकिन एक आपका शाब्दिक वाला है यहाँ पर आर्मी अल्फा, और दूसरा क्या था यहाँ पर आपका, दूसरा आपका था यहाँ पर आर्मी बीटा, आपका था अशाब्दिक वाला। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन का पूरा आनंद लेंगे और इसके बाद जो भी मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप उसको अपने नोट्स पे लिखते रहें। इसके बाद में जो भी वीडियोस कंसेक्यूटिव होंगे मैं उनको लाने का प्रयास करूँगा।
और अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप पहले सीखे हैं तो आप उसको स्पीड जो है बढ़ाइए, 1.5x कर लीजिए या 2x कर लीजिए। उसके बाद आप देख करके आप नोट्स बना लीजिए। हालांकि पहले जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, लेकिन बाद में इम्प्रूव हुआ है। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो बोर्ड पर आपका सब मेंशन है, लिखा हुआ है, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर मैं तथ्यों को रखा है। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर बाल विकास आपका था, मतलब से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने वहाँ पर बात कर ली। उसके बाद मैंने सीधे वृद्धि और विकास की बात कर ली। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें सिद्धांत जो होते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत, वो भी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद हमने बुद्धि की बात की थी, बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, उन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब उसके बाद आज हम लाए हैं बुद्धि के सिद्धांत, और आगे आप बात करेंगे हम यहाँ पर बुद्धि परीक्षण, मतलब ये हुआ कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपकी परीक्षा में आते हैं। उसके बाद हम लाएंगे व्यक्तित्व परीक्षण। इस प्रकार से आपका ऑनवर्ड्स आपका चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। मैथ के भी आपका बिल्कुल बेसिक से मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया है, और नंबर सिस्टम के बाद यहाँ पर आपका चैप्टर परसेंटेज चल रहा था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, विधिवत पढ़ सकते हैं। संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा उस पर कम है, मैं आगे उसको लाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपने साथियों को, जो भी आपके साथी शिक्षक हैं या आपके साथी सहपाठी हैं, बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, या फिर और किसी अन्य कोर्स में बीए एजुकेशन कर रहे हैं, उनको इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो है मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।